आज कर रहे हैं स्पाइन सर्जरी की, और हम कैसे इसको और ज़्यादा सेफ और हेल्पफुल बना सकते हैं अपने मरीज। कोई भी इंजरी एक बार हमारे स्पाइन में इंजरी करके ट्रिगर फैक्टर बना देती है तो फिर क्रॉनिक बैकएक होना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उस टाइम पे फिर एग्रेसिव शुरू में बेड रेस्ट, फिर फिजियोथेरेपी और स्पाइन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। वही सेम सर्जरी जो पहले बड़े बड़े कट से होती थी, लंबा हॉस्पिटल स्टे होता था, वो छोटे छोटे कट से होने लगी पेशेंट। But at least in India, there are a lot of government hospitals which are very good. Unfortunately, there is a long waiting list here, but they can go and try it there. As compared to other countries, like मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी कनाडा से एक लेडी आई मेरे पास, अभी कल ही ऑपरेट किया है। 1 साल से चल नहीं पा रही थी, पिछले 3 या 4 महीने से व्हील चेयर पे थी, पैरों का मूवमेंट बिल्कुल चला गया था। कनाडा में वो कई बार इमरजेंसी गई, किसी ने देखा नहीं उनको। लास्ट अभी 15 दिन पहले इमरजेंसी में गई, उनका 13 घंटे के बाद किसी डॉक्टर को देखने का नंबर आया। हम अपनी हेल्थ केयर की बात करते हैं, बता रहा हूँ कि बाहर वेस्टर्न एडवांस कंट्रीज़ में क्या है। उसके बाद भी किसी ने एग्जामिन करके, जबकि पैरालाइज से कह दिया कि अभी कुछ नहीं करना है, 2 महीने के बाद जाके न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना, 2 महीने बाद का नंबर दिया उसको। वो अगली फ्लाइट पकड़ के यहाँ MRI किया, उसको स्पाइन में बड़ा सा ट्यूमर था। हमने देखा, अगले दिन MRI हो गया, उसका एडमिट हो गए, ऑपरेट भी हो गए, 3 दिन के अंदर ये सब हो भी गया और कल वो डिस्चार्ज हो जाएगी। सो हमारे यहाँ की हेल्थ केयर इसीलिए इंडिया मेडिकल टूरिज्म का हब बनता जा रहा है, क्योंकि बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग वेरी गुड हेल्थ केयर एट अ वेरी चीप रेट। हम वो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं जो वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल्स के अंदर है, येट वी आर एट 1/10 द कॉस्ट। अभी एक और पेशेंट आया है जिसको मैंने अभी 4-5 दिन पहले डिस्क किया, वो US गए हुए थे ट्रिप के लिए, और वहाँ पे उसको डिस्प्रोलैप्स हो गया, इवन सीवियर पेन। वो इमरजेंसी में गए, $7,000 का तो सिर्फ उसका MRI हो गया, उन्होंने सर्जरी का खर्चा उसको $1 लाख से ज़्यादा बताया। वो बेचारा यहाँ आ गया, एडमिट हो गया, अगले दिन ऑपरेट हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो हमारी हेल्थ केयर बहुत अच्छी है। हम जब बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में, लगता है कि हमारे यहाँ खर्चा है। बाहर जितना हमारे यहाँ टोटल सर्जरी हो जाती है, बाहर के कंट्री में जो इंश्योर्ड पेशेंट होता है वो अपने कोपे में उससे ज़्यादा देता है। सिर्फ MRI का, MRI की कोपे वहाँ पे $400 है US में, जिनका पूरा फुल इंश्योरेंस है, और नहीं है तो $4,000 से $7,000 सिर्फ MRI का लगता है। तो हमारे यहाँ की हेल्थ केयर इज़ वेरी गुड। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कंसीडरिंग द फैक्ट कि हमारे यहाँ के लोगों की आमदनी रिलेटिवली कम है, बट प्राइवेट हॉस्पिटल की कॉस्ट इसलिए ज़्यादा लगती है, बट एज कम्पेयर टू एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड वी आर एट प्रैक्टिकली 1/10 or 1/20 the rate, and using the same equipment much better. Spine Day is coming, and this is the perfect time to discuss about the spine health and the technologies that are there to treat spine. मैंने जब अपना रेसिडेंसी किया था अर्ली 90s में, स्पाइन वॉज एट अ वेरी बेसिक लेवल। उस टाइम कोई इम्प्लांट्स नहीं आते थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ओपन सर्जरीज होती थी, तो लोग डरते भी थे स्पाइन सर्जरी से। डरते आज भी हैं, लेकिन अब उस डर का कोई रीज़न नहीं। तो स्पाइन सर्जरी ओवर द इयर्स आई हैव सीन, सबसे पहले जो चेंज आया कि इम्प्लांट्स अच्छे आने लगे। इंडिया में उस टाइम कोई इम्प्लांट नहीं थे, लेट 90s में इम्प्लांट्स आने लगे, and then there are a lot of surgeries which required implants, they became much safer, and gradually implant की quality better होती गई, and then over the years the technology kept on changing. So with improved technology the incision size became smaller, we started doing minimally invasive surgery, जैसे जनरल सर्जरी में आप लोगों ने देखा होगा, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आई, उसका रोबोटिक सर्जरी है, ऐसे बाकी और फील्ड्स के अंदर भी there were a lot of improvements। तो स्पाइन में सबसे ज़्यादा हमारे इम्प्रूवमेंट आया टेक्निक्स में। वी स्टार्टेड डूइंग मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, 2 घंटे में चलने फिरने लगे, आधे से ज़्यादा पेशेंट हमारे अगले दिन डिस्चार्ज हो गए। सो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में एंडोस्कोपिक सर्जरी आ गया, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज आ गए, देन न्यूरो नेविगेशन आ गया। न्यूरो नेविगेशन से वही जो इम्प्लांट्स हम डालते थे पहले, स्क्रू एक्सरे करके, न्यूरो नेविगेशन से बहुत ईजीली हम बिना एक्सरे किए उसमें डाल सकते हैं, प्रिसीजन बढ़ जाता है, तो उससे प्रिसीजन बढ़ जाता है, तो कॉम्प्लिकेशन रेट्स कम हो जाते हैं। देन केम रोबोटिक सर्जरी, तो रोबोटिक सर्जरी में वो प्रिसीजन और भी ज़्यादा हो जाता है, तो कॉम्प्लिकेशन रेट्स और कम हो जाते हैं, पेशेंट को बेनिफिट मिलता जाता है इन सब चीज़ों से। सो ओवर द इयर्स स्पाइन हैज बिकम मच मोर सेफर एंड मच मोर ईजियर टू ऑपरेट। सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ इन सब चीज़ों के कारण कि अगर आप देखें तो मैंने 30 साल पहले जब अपना कैरियर शुरू किया था, तब से अब तक में इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ गई है। जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, यू सी लॉट ऑफ जेरियाट्रिक पॉपुलेशन, लॉट ऑफ पेशेंट आर ऑपरेटेड बिटवीन 80, 90,
अभी मैं एक पेशेंट को ऑपरेट करने वाला हूँ, ये 95 ईयर्स। मैंने कोविड टाइम में उनका ब्रेन ट्यूमर ऑपरेट किया था। एट द टाइम वो 90 पैरालाइज ऑन अ व्हीलचेयर। वो उस टाइम ऑपरेट किया, वो ठीक हो गया, बिल्कुल बढ़िया। अब उनको स्पाइन का इशू है जिसके कारण वो चलना फिरना वापस बंद हो गया। तो नाउ आई एम गोइंग टू ऑपरेट। ना एडवांटेज ऑफ दिस थिंग इज ही विल रिक्वायर अ की होल सर्जरी। छोटा सा 1.5 सेंटीमीटर का कट लगेगा। उनको मेजर कटिंग इशू होती है 95 ईयर्स ऑफ एज, यू कैन एक्सपेक्ट। Now these, because cut are so small, surgery is less than an hour surgery. Anesthetics को भी कोई चिंता नहीं है, वो लोकल एनेस्थीसिया में करा सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ है कि बहुत से लोग जो पहले सर्जरी से वंचित रह जाते थे, वो लोग अब बिकॉज ऑफ दीज टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज दे कैन अंडरगो सर्जरी। उनका रिस्क कम हो गया है, लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। जिनको मेजर हार्ट प्रॉब्लम है उनका भी कोई इशू नहीं है, आराम से छोटे से इंसिडेंट से सर्जरी कर सकते हैं। तो जो लोग पहले बड़ी सर्जरी से डरते थे और अपनी जिंदगी व्हीलचेयर में बिता देते थे, दर्द में रहते थे, अब कम से कम वो सर्जरी के लिए आगे आ जा रहे हैं और ओल्ड एज में भी लोग सर्जरी करा लेते हैं। तो जो लोग पहले फायदा नहीं उठा पाते थे स्पाइन सर्जरी का, अब उन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि वो उससे बिकॉज इट इज बिकम सो सेफ दैट दे कैन इजीली एंटर। Rahul Gupta, sir is the head of department for neurosurgery in Fortis Hospital, Noida. So मैं थोड़ा लेट हो गया। I come from Noida, चीज़ों के लिए। तो हमने काफ़ी डिस्कशन अभी सुना इस बारे विषय पे। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्पाइन सर्जरी जो है पिछले 20-25 सालों से जब से रेगुलरली होनी शुरू हुई है, लोगों का इस पर फेथ आया है। और खासकर जब से न्यूरोसर्जन्स ने एग्रेसिवली स्पाइन सर्जरी करनी शुरू करी है, जो कि ज़्यादातर नर्व्स पे फोकस करते हैं। दूसरी जो कैटेगरी ये है जो कि ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन है, उनका मेन फोकस बोन पे रहता है। तो न्यूरोसर्जन जो है वो डेलिकेट स्ट्रक्चर यानी नर्व्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट्स ओवरऑल इंप्रूव हुए हैं, बिकॉज जो मेन प्रॉब्लम स्पाइन सर्जरी वाले पेशेंट्स में होती है उनमें होता है नर्व कंप्रेशन, जिसकी वजह से उन्हें पेन होता है और उनकी हड्डियां थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं, गल जाती हैं। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से या कोई मैलिग्नेंसी की वजह से भी स्पाइन में प्रॉब्लम होती है। उस केस में सर्जरी जो है अनिवार्य हो जाती है और सर्जरी रिजल्ट्स अच्छे हैं। और उन सर्जरी रिजल्ट्स को अच्छा बनाने के पीछे हमारी टेक्नोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हमारी टेक्निक के अलावा। और उस टेक्नोलॉजी में हम जब इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप का रोल आता है। उसके बाद आता है हमारे अच्छी क्वालिटी की इमेजिंग का, इंट्रॉप इमेजिंग। उसे हम पहले सियाम कहते थे, अभी हमारे पास नई टेक्नोलॉजी भी आई है जिसको कि और बेटर तरीके से हम ओआम कहते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी आती है इससे हमारी इमेजिंग की क्वालिटी बेटर होती है। तो ऑपरेशन के टाइम पे हड्डियां हैं या जो भी हमें नर्व्स हैं या सब चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से नजर आती हैं। इसके अलावा न्यूरो मॉनिटरिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारे को किसी भी नर्व को या स्पाइन को डैमेज ना करें। तो ये जब टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है तो हम पेशेंट की जब सर्जरी करते हैं, स्पेशली सर ने बताया कि की होल से करते हैं यानी छोटे इंसिजन से, तो हमारा इंसिजन का साइज छोटा होता जा रहा है। हमारी जो अमाउंट ऑफ जो सर्जरी हम कर सकते हैं, जैसे डीकम्प्रेशन कहते हैं, यानी नसों को खोलना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे इजीली कर पाते हैं। और फिर हम अच्छे इंस्ट्रूमेंटेशन, अच्छे स्क्रू क्वालिटी के स्क्रू प्लेट अवेलेबल हो गए हैं, उनको भी हम इस्तेमाल करते हैं इन्हीं टेक्निक्स के द्वारा। तो उससे भी हमारी क्वालिटी ऑफ सर्जरी और उसके आगे की रिजल्ट इंप्रूव कर जाते हैं। तो पहले जो कहते थे कि 60-65 साल तक की उम्र में सर्जरी हो सकती है, अब वो इंक्रीज होकर हम 80-90 साल तक आराम से इस तरह की सर्जरी कर सकते हैं विद गुड रिजल्ट्स और पेशेंट्स को फायदा होता है। इससे लॉन्गेविटी बढ़ रही है, एजिंग लोगों की बढ़ रही है, लोगों की डिजीज भी बढ़ रही है, मैलिग्नेंसी, ऑस्टियोपोरोसिस और भी स्पाइन की डीजेनरेटिव चीजें बहुत बढ़ रही हैं। इसके अलावा ट्रॉमा भी अभी तक काफी कॉमन है। हमने पूरी कोशिश करी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को कम करें, ट्रैफिक रूल्स को, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो ट्रॉमा भी काफी कॉमन है। उस केसेस में भी स्पाइन सर्जरी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो गर्दन की हो, चाहे वो नीचे वाले स्पाइन की हो, पूरे स्पाइन में भी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। जरूरी नहीं हर पेशेंट को स्पाइन की सर्जरी की जरूरत पड़े। 95% पेशेंट जो है जिनको बैक एक है, गर्दन में दर्द है, उनका दवाइयों से या फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट हो सकता है। पर उन 5% लोगों को जिनको जरूरत है सर्जरी की, उनको इन सब गैजेट्स के साथ अगर हम सर्जरी करते हैं एक बड़े हॉस्पिटल में जहाँ पर कि एक्सपीरियंस सर्जन अवेलेबल है, तो रिजल्ट्स डेफिनेटली बेटर है। तो अभी तक जो लोगों का एक मिसकंसेप्शन था कि स्पाइन सर्जरी करने के बाद ना मरीज चल पाएगा, ना बोल पाएगा, या बेड पे ही पड़ा रहेगा, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, वो मिसकंसेप्शन अब दूर है। वो चीजें थी आज से 30 साल पहले की, लेकिन अब हम सक्सेसफुल जो है सर्जरीज करने का दावा करते हैं 98% केसेस में। डेफिनेटली कोई भी 100% नहीं होता, जिस दिन आदमी 100% हो जाएगा उस दिन भगवान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन 90% पेशेंट्स में हम लोग बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है। अगर एक बुजुर्ग आदमी अपने सहारे
एक स्टिक के साथ या खुद पैदल चल के अपने टॉयलेट तक चला जाए, वही अगर अचीव कर लेता है तो भी बहुत बड़ी बात होती है। मंदिर चला जाए, अपने सोसाइटी में सोशल फंक्शंस में चला जाए, वो बहुत बड़ी बात है। जरूरी नहीं है कि वो अगले दिन से मैराथन या नॉर्मल लाइफ में आए। तो इस तरह के गैजेट्स जो हम लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हम स्पाइन सर्जरी को और सेफ और सक्सेसफुल बना रहे हैं। जो वीकनेस आता है ना, उसके लिए स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कई बार वीकनेस हड्डी की प्रॉब्लम की वजह से या ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम की वजह से भी आ जाता है। तो उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है डिटेल में। उसको पहले क्लिनिकली इवैल्यूएट करना पड़ता है कि किस तरह की वीकनेस है, किस पोर्शन में है, क्या है, और उस हिसाब से फिर इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करते हैं। एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरेज, डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, ये सारे इन्वेस्टिगेशन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। पर वो पहले क्लिनिकल इवैल्यूएशन करने के बाद पता चलता है कि कौन से ऑर्गन का या कौन से सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है, और उसके बाद उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं और फिर उसका जो ट्रीटमेंट है वो एडवाइस किया जाता है। इसका कनेक्शन स्पाइनल से है? डेफिनेटली 50% केसेस में जिनमें पैरों में वीकनेस है, 70% केसेस में कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व्स का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, ओके सर। स्ट्रिट से गिर सकते हैं, किसी कार का माइनर मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो सकता है। यूरोप में और यूएस में देखिए, लोग ऑफिस आवर्स में अपने लंच ब्रेक में जाके रन कर रहे होते हैं। क्या ऑफिस में जिम होता है, अपने 1 घंटा जिम चले जाते हैं। हम लोग थोड़े टेक्नोलॉजी से और एक्यूरेसी हमारी बढ़ गई। तो ये प्रोसीजर जो है, ये मैंने बताया जैसे बुजुर्ग लोग हैं, मैंने 103 साल की लेडी में किया था, और उस पे करने का भी यही फायदा था कि अगले दिन से वो टॉयलेट अपने आप जा पा रही थी। आप बेड पे किसी को मजबूर करो टॉयलेट करने के लिए या मोशन के लिए, उसके कंपैरिजन में वो टॉयलेट जा पा रहा है, उसकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। अब अपने आप को या अपने किसी परिजन को उसमें सिचुएशन डाल के देखो, तो वर्टियोप्लास्टी और गाफोप्लास्टी जो प्रोसीजर है, जिससे हम सीमेंट नीडल से डाल के हड्डी को मजबूत कर देते हैं, उस प्रोसीजर से बहुत ज्यादा के बाद भी डर के मारे कराती हैं। these are very safe procedure, और इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत महंगा भी प्रोसीजर नहीं है, आई थिंक 1.5 लाख रुपए में हो जाता है। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बच्चे को जाएगा। अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसका क्या इलाज होगा? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए तो मेडिकल मैनेजमेंट करना। फ्रैक्चर, मैं अभी ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर की बात कर रहा हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस जिनको है उनका मेडिकल उसका भी कोई नीडल से इलाज है, इंजेक्शन वगैरह इंजेक्ट करके? जिनको बहुत सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है उनको इंजेक्शन लगते हैं कि बोन की मजबूती के लिए। जिनका ज्यादा नहीं है वो ओरल कैल्शियम और दूसरे टैबलेट से ठीक होता है। एक से 2 दिन हॉस्पिटल में रहना होता है, नेक्स्ट डे से चलना फिर स्टार्ट कर सकते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। स्लिप डिस्क मैंने यंग से, ये सबसे यंग बच्चे ऑपरेट किया है, मैंने 11 साल को ऑपरेट किया है। सबसे ओल्ड ऑपरेट किया है 104 साल का ऑपरेट किया। सबसे भारी मैंने 165 किलो का ऑपरेट किया। सो और मैंने देखा है कि अपने एक्सपीरियंस में वेट से लोग कहते हैं भारी वजन से जाता है। भारी से भारी लोग देखे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्के से हल्के, पतले से पतले लोग देखे जिनको डिस्क हो जाता है। तो